वेलकम बैक टू द चैनल। एमपीपीएससी पार्ट ए पीवाईक्यू सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं स्टेट सर्विस एग्जाम 2022 का पेपर है ये। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस से रिलेटेड है वही क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन जो है, भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो अगर हम कोयला उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, केला उत्पादन की बात हो रही है, हालांकि कपास जो है उसके लिए हमारे पास खरगोन जिला पहले नंबर पे आता है और केले के लिए जो है वो आता है बुरहानपुर। जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें हमारे पास कपास और केला दोनों ही जो है बुरहानपुर में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहन योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाती है? तो अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 1500 रुपये दिए जाते हैं। हालांकि ये जो है 2022 का हमारे पास पेपर है, तो इसमें हमारे पास 1000 प्रति माह है। वर्तमान के आप चेक कर लीजिएगा, 1500 रुपये प्रति माह जो है लाडली बहन योजना के अंतर्गत महिलाओं को दिए जाते हैं। ये सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए है योजना। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 1500 कर दिया। इसी प्रकार हमारे पास 2017 में जो पीवीटीजीस है उनके लिए चलाई गई थी आहार अनुदान योजना। जो हमारे पास बेगा, भारिया और सहरिया तीन जो पिछड़ी विशेष जनजातियां हैं उनके लिए कुपोषण से निजात पाने के लिए महिला मुखिया को जो है 1000 रुपये प्रति माह दिए जाते थे। लेकिन अगर हम 25-26 से वर्तमान की बात करें तो इसको 1500 रुपये कर दिया है बढ़ाकर। तो दोनों में ही 1500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं महिलाओं को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को आदर के साथ खूटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? तो देखिए, सहरिया जनजाति जो है खूटिया पटेल का है या पटेल कहलाना पसंद करती है स्वयं को, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें गोंड जनजाति की तो ये खुद को क्या कहलाना पसंद करते हैं? कोईतोर। ठीक है, और गोंड जनजाति जो है भारिया जनजाति को अपना छोटा भाई मानती है, या भारिया जनजाति जो है गोंड जनजाति को अपना बड़ा भाई मानती है। और वहीं अगर हम बात करें भील जनजाति की तो सहरिया जनजाति अपना बड़ा भाई मानती है भील जनजाति को। ठीक है, तो ये जनजाति के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो न्यूनतम की बात हो रही है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वो हमारे पास देखने को मिलता है डिंडोरी में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें अलीराजपुर की तो अलीराजपुर एक तो हमारे पास हो जाएगा कि जो जनजाति प्रतिशत है उसमें 89.9% के साथ सबसे पहले स्थान पे आता है ये एसटी पॉपुलेशन में, प्रतिशत के हिसाब से अगर हम देखें तो। और जो हमारे पास 2025-26 का जो हमारे पास बजट आया है, इकोनॉमिक सर्वे है, उसके अनुसार गरीबी सुधार जिला है ये हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आता है, गरीबी सुधार जिला में अलीराजपुर की बात हो रही है। वहीं अगर हम बात करें निवाड़ी जिले की तो अगर हम बात करें दतिया की तो दतिया जो है 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार या क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे छोटा जिला हुआ करता था। लेकिन जब हमारे पास टीकमगढ़ निवाड़ी से अलग हुआ तो निवाड़ी जो है वो हमारे पास वर्तमान में क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा। ठीक है, इसी से रिलेटेड जनसंख्या से रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन आया था। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला था वो कौन सा था? हरदा था। लेकिन अगर हम वही वर्तमान में बात करें तो हमारे पास छिंदवाड़ा से अलग होके 2023 में बना पांडुर्ना जिला, ये हमारे पास क्या है? सबसे छोटा जिला है। चलिए, अगर छोटे की बात हुई तो हम बड़ा वाला भी देख लेते हैं एक बार। अगर सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़े की बात करें
तो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा था? छिंदवाड़ा था। और वर्तमान में कौन सा है? शिवपुरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल, तो पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो सरला ग्रेवाल जो है वो हमारे पास पहली महिला राज्यपाल रही है। और आनंदीबेन पटेल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल जो है ये राज्यपाल रह चुकी है मध्य प्रदेश की, और साथ ही में ये गुजरात की सीएम भी रह चुकी हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास महिला राज्यपाल के लिए सही हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा कि पहली महिला जो मुख्यमंत्री रही है मध्य प्रदेश की वो कौन रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी आवश्यक है? तो अगर हम बात करें 1000 या 1000 प्लस की, न्यूनतम बोला है तो 1000 कम से कम अगर जनसंख्या है तो वहां पे जो है ग्राम पंचायत घोषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारे पास बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 1977, उसके बाद 1982 और 1990, 3 बार जो है मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन घोषित किया गया है। तो टोटल हमारे पास कितनी बार हो जाएगा? 3 बार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य जो है हो सकते हैं? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें टोटल हमारे पास अशासकीय सदस्य जो होंगे वो कितने होंगे? 5 होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास राजनीति से रिलेटेड है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत या संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। पहला हमारे पास गिवन है कि मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है और आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है, कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही है, और जो 1 है वो 2 की सही व्याख्या भी कर रहा है क्योंकि ये इसी के अंतर्गत आ गया। तो दोनों ही ऑप्शन जो है सी डी इसमें करेक्ट माने गए हैं कि दोनों ही जो है वो सही है, और जो कथन 1 है वो कथन 2 की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? तो मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री द्वारा ही निर्दिष्ट मंत्री होता है, वही जो है अध्यक्षता कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें विधानसभा अध्यक्ष की, तो विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो रविशंकर शुक्ला जी जो थे वो हमारे पास मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के गठन 1956 के पहले जो हमारे पास पार्ट ए हुआ करता था, उसके भी हमारे पास जो सीएम थे वो कौन थे? रविशंकर शुक्ला जी थे। और भगवंत राव मंडलोई की बात करें तो इनका जो निधन हो गया था पद पर ही, उसके बाद जो भगवंत राव मंडलोई जो है वो दूसरे सीएम बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अगर हम बात करें लोक सेवा आयोग की तो अनुच्छेद 315 के तहत जो है हर राज्य में और संघ में जो है लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया था?
तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की, तो ये 14 फरवरी 1994 को अस्तित्व में आया था। तो हालांकि ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है, छोड़ सकते हैं इसको हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? तो पत्रकारिता क्षेत्र का व्यक्ति, विधि क्षेत्र का व्यक्ति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र का व्यक्ति हो सकता है। राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य अगर है वो, तो वो व्यक्ति जो है राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये ध्यान रखिएगा जाति आयोग की बात हो रही है। तो अगर हम अनुच्छेद 338 की बात करें तो इसके तहत जो है हमारे पास अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। वहीं अगर हम बात करें 338A की, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है 338A के तहत जो है गठित किया जाता है। अगर हम बात करें 19 फरवरी 2004 की, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन जो है इस तारीख को किया गया था 338A के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इंदौर शहर में जो है ये वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की? तो क्वांटम प्रयोगशाला जो है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉरियर जो है हमारे पास महू जो है इंदौर की तहसील है, वहीं पे हमारे पास जो है ये क्वांटम प्रयोगशाला स्थापित की गई है 2021 में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? तो रोबोट की अगर हम बात करें तो असमर्थ मनुष्यों की मदद कर सकते हैं, खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं, थकते नहीं हैं और ना ही विश्राम करते हैं, वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं। ये हमारे पास इसमें सही माना गया है कि रोबोट का फायदा नहीं है, तो ये हमारे पास फायदा नहीं है, हर काम को रोबोट नहीं विस्थापित कर सकते हैं। सोशल मीडिया अनुकूल क्या है? तो सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, स्पष्ट कंटेंट लिखना, छोटा कंटेंट बनाना जिससे आसानी से अनुक्रमित किया जा सके, लोगों की सामाजिक नेटवर्किंग में नियुक्ति के लिए कंटेंट बनाना। तो सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रसार करना जो है वो मोस्ट करेक्ट आंसर माना गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 44 क्वेश्चन जो है आईसीटी से रिलेटेड है। साइबर सुरक्षा की विशेषता कौन सी है? तो साइबर सुरक्षा जो है अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा और खतरे की रोकथाम, ये सभी साइबर सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो एआई का जनक जो है वो कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी करेक्ट हो जाएगा। 1956 में जो है इन्होंने प्रयोग किया था इसको सर्वप्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक उदाहरण नहीं है? आभासी सहायक जो है हमारे पास एलेक्सा, कोर्टाना, सीरी जो है ये सभी हमारे पास आभासी सहायक हैं। कोर्टेसा जो है ये हमारे पास आभासी सहायक के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है? तो अगर बात करें हम डेटा, एल्गोरिथम, लोग, तो ये हमारे पास क्षमता जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि क्षमता जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस से रिलेटेड है हम वही डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ। तहकीब ए हिंद किताब के लेखक कौन है?
तो तहकीब ए हिंद जो है वो अलबरूनी द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश की मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में, तो बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, एकदम सही है हमारे पास। पूर्वी भाग जो है बघेलखंड का पठार, वहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी में उर्वरकता है वो अधिक है नहीं, जबकि लाल पीली मिट्टी में जो उर्वरक क्षमता होती है वो कम होती है। मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, लगभग मालवा के मध्य प्रदेश के 47% भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। उत्तर पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो चंबल क्षेत्र आ जाता है, वहाँ पे अवनालिका अपर्दन के कारण, नदियों के बहाव के कारण जो है कछारी या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें हमारे पास 1, 3 एंड 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी सेकंड नंबर का जो है वो हमारे पास गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बोल रहा है उर्वरकता अधिक होती है जबकि कम होती है। निम्नलिखित में से मैग्नीज के बड़े भंडार किस जिले में पाए जाते हैं? देखो, मैग्नीज की अगर बात करें तो हम बात करें भरवेली की खदान, तिरोड़ी और रमरमा। और मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है मैग्नीज के क्षेत्र में। तो हमारे पास भरवेली, तिरोड़ी, रमरमा जो है वो मैग्नीज की प्रमुख खदान है, और ये पाया जाता है बालाघाट और छिंदवाड़ा में। तो बालाघाट में प्रमुख खदान है ये, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में कम हो जाता है। तो ये एकदम सही है कि शीत ऋतु में जो हमारे पास ग्वालियर वाला क्षेत्र है वहाँ पे तापमान जो है कम हो जाता है, मतलब अत्यधिक ठंड पड़ती है ठंड में और अत्यधिक गर्मी पड़ती है गर्मी में। राज्य का दक्षिणी पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो बंगाल की खाड़ी से जो है वर्षा होती है। जो हमारे पास दक्षिण पूर्वी भाग है उसमें, तो हमारे पास बालाघाट छिंदवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है, तो ये भी हमारे पास सही है। ग्रीष्म ऋतु मुरैना व दतिया में तापमान कम कर देता है, तो ग्रीष्म ऋतु जो है कह रहा है मुरैना दतिया जिलों में तापमान कम रहता है। अभी मैंने बात की थी कि ग्वालियर क्षेत्र जो है वहाँ पे गर्मी में अधिक गर्मी होती है और ठंड में अधिक ठंड पड़ती है, मतलब गर्मी में तापमान जो है वो कम नहीं होगा, बढ़ेगा। तो ये हमारे पास गलत ऑप्शन हो जाएगा। सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती है, ये भी हमारे पास सही है। तो हमसे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं? तो अगर हम बौद्ध गुफाओं की बात करें, ये बात कर रहे हैं गुफाओं की, तो अजंता भी जो हमारे पास बौद्ध गुफाओं में आ जाता है। बाघ की गुफाएं भी हमारे पास है, धार जिले में आ जाती है। सांची और बलसार जो है, देखो सांची जो है वो बौद्ध स्थल जरूर है लेकिन वहां पे गुफाएं नहीं है, ना ही बलसार में। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी और डी जो है आंसर की के हिसाब से करेक्ट माना गया। देखिए, बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी? तो बीना की बात करें तो ये है हमारे पास बेतवा की सहायक नदी, और ये आ जाती है हमारे पास सागर जिले में, और इसी के किनारे जो है एकमात्र तेल रिफाइनरी है। मध्य प्रदेश की एकमात्र तेल रिफाइनरी स्थित है बीना नदी के किनारे सागर जिले में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं धसान की बात करें तो धसान भी हमारे पास सबसे प्रमुख 365 किलोमीटर लंबाई के साथ में सबसे प्रमुख सहायक नदी है बेतवा नदी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो सिंचाई के प्रमुख साधन की बात करें तो नहरें जो है ये तो दूसरे स्थान पे आती है। कुएं और ट्यूबवेल जो है वो प्रमुख रूप से आता है पहले स्थान पे, जिसमें कि कुएं की बात करें तो मंदसौर जिलों में सर्वाधिक कुएं देखने को मिलते हैं, और ट्यूबवेल की बात करें, भूमिगत जल की बात करें तो इंदौर और उज्जैन जो जिले हैं वहां पे जो है अत्यधिक ट्यूबवेल देखने को मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। साथ ही में अगर मैं बात करें नहरें और नदियों की, तो नहरें या तालाब की बात करें तो नहरें जो है दूसरे नंबर पे आ जाती है। और मध्य प्रदेश की अगर पहली नहर की बात करें
तो ये कहाँ पे थी? वेनगंगा नदी जो है गोदावरी अपवाद क्षेत्र में दक्षिणी भाग में, जहाँ की कहाँ से निकलती है? सिवनी से निकलती है। तो यहाँ पे हमारे पास 1923 में जो है पहली नहर बनाई गई थी। तीसरे स्थान की बात करें तो तालाब और झीलें आ जाती हैं। वहीं अगर हम चौथे की बात करें तो जो अन्य साधन हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। तो ये हमारे पास सिंचाई से संबंधित बातें होगी। अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? तो अखरानी और मथवार की पहाड़ियाँ कहाँ जाती है? जो राजपीपला की पहाड़ी है, जिसे मध्य प्रदेश है, तो ये जो राजपीपला की पहाड़ियाँ हैं, इसके अंतिम भाग में महाराष्ट्र की जो सीमा है वहाँ पे हमारे पास आ जाती है अखरानी की पहाड़ियाँ, मथवार की पहाड़ियाँ। तो नर्मदा नदी जो है वो मुकरता राज्य में प्रवेश करते हुए जो है अखरानी की पहाड़ियों से होते हुए मुकरता राज्य में प्रवेश करती है, जिसको बोलते हैं गहरी कंदराएं या गहरी भ्रंश घाटियां। तो नर्मदा नदी है ऐसी। वहीं चंबल की बात करें तो चंबल हमारे पास राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, फिर यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, और ये बहती है हमारे पास श्योपुर मुरैना भिंड वाले क्षेत्र में। चंबल का उपांध्र प्रदेश कहते हैं जिसको। वहां पे ये अवनालिका अपर्दन के कारण क्या बनाती है? बीहरों का निर्माण करती है। वहीं सोन नदी की बात करें तो ये हमारे पास कहाँ जाती है? गंगा की सहायक नदी अमरकंटक से बहकर जाती है। केन नदी की बात करें तो ये हमारे पास पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा है और सबसे सुंदर नदी है केन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो वर्षा की बात करें तो इन ऑप्शन में जो दे रखा है, सबसे अगर हम बात करें तो बालाघाट में हमारे पास सर्वाधिक वर्षा होती है। बालाघाट के साथ में हमारे पास मंडला जिला उसके पड़ोस में आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, उनमें से अधिक वर्षा मंडला जिले में होती है। मध्य प्रदेश में खनिज से संबंधित प्रश्न है। मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अगर हम बात करें लौह अयस्क के मध्य प्रदेश में स्थान की, तो तीसरा स्थान नहीं है। अगर हम वर्तमान के हिसाब से इसको देखें तो छठा हमारे पास स्थान है। सही नहीं है तो यही हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। जबलपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट जमाव है, ये भी सही है। जमाव में अभ्रक और सिलिका की मात्रा अधिक होती है, ये भी एकदम सही है। छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद लौह अयस्क के भंडार घट गए हैं, तो ये भी हमारे पास सही है। मध्य प्रदेश की हमारे पास एक साइड दे रखी है सिंचाई परियोजना और दूसरी साइड दे रखा है जिला, तो हमें बताना है कौन सा गलत है। तो बारना नदी की बात करें तो ये हमारे पास नर्मदा की सहायक नदी है। बारना नदी जो है ये हमारे पास रायसेन जिले में आ जाएगी, एकदम सही है। कोलार परियोजना जो है ये नर्मदा की सहायक नदी सीहोर में आ जाती है। फिर पुनासा की बात करें तो नर्मदा नदी स्वयं पुनासा डैम जो है तैरता हुआ सोलर प्लांट भी है खंडवा में, ये हमारे पास सही है। सुक्ता नदी जो है वो बैतूल जिले में हमारे पास नहीं आती है, ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा जिला का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक हमारे पास आ जाता है शहडोल, उसके बाद बालाघाट और फिर श्योपुर। तो हमारे पास शहडोल बालाघाट ऑप्शन में नहीं है, तो श्योपुर जो है ऑप्शन में से हमारे पास सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत आ जाएगा। वहीं सबसे कम की बात करें तो सबसे कम प्रतिशत जो है वो हमारे पास कहाँ आ जाएगा? उज्जैन जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास के लिए जो है ये हमारे पास निर्मल वर्मा पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूरसिंह द बारहसिंघा नामक एक शुभंकर पेश करता है? तो अगर हम बात करें 2017 की तो जो है रोहन चक्रवर्ती द्वारा कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है, जो कि 1955 में स्थापित हुआ था नेशनल पार्क, उसके लिए जो है पहला ऐसा नेशनल पार्क बना जिसने कि शुभंकर जारी करवाया,
ऑप्शन नंबर हमारे पास ए करेक्ट हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें इसमें टाइगर प्रोजेक्ट की, तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट बनने वाला जो है पहला राज्य बना था हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। बाकी पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये मोगली लैंड हो गया हमारे पास। जो रूप यार्ड हमारे पास है उनके द्वारा जो बुक लिखी गई था जंगल बुक, उसमें हमारे पास जो मोगली लैंड जो है उसको पेंच राष्ट्रीय उद्यान को दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध डोकरा कला के लिए सही नहीं है? तो डोकरा कला जो है ये हमारे पास आ जाती है, यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है। ये हमारे पास गलत हो जाएगा। देखो कला जो है बैतूल के भारेवा आदिवासी समुदाय से संबंधित है, ये हमारे पास सही है। और ये अलोह धातु ढलाई कला है, ये भी एकदम सही है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी और डी जो है दोनों को ही करेक्ट माना गया है, क्योंकि सभी कथन सही है। ये भी एक गलत कथन है, हमसे पूछा गया है कौन सा गलत कथन है। और ये विवाह से संबंधित सजावटी कपड़ा है, ये भी हमारे पास गलत है। तो इसमें सी और डी दोनों को ही सही माना गया है। चलिए लास्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधिवृक्ष तीर्थकला का अंकन है? तो सांची स्तूप की बात करें तो ये हमारे पास कहाँ आता है? रायसेन जिले में आता है। इसी पर हमारे पास ये देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इसकी खोज की तो ये हमारे पास बौद्ध धर्म से संबंधित है और 1818 में जनरल टेलर द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी और जो जॉन मार्शल है उसके द्वारा इसमें सर्वेक्षण कार्य किया गया था। वहीं बात करें भरूच स्तूप की तो ये हमारे पास आ जाता है सतना जिले में और 1873 में अलेक्जेंडर कनिंगम द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। ये भी हमारे पास बौद्ध धर्म से संबंधित है। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? तो अगर हम बात करें द्वारका प्रसाद मिश्र की तो ये हमारे पास दैनिक लोकमत जो कि जबलपुर से प्रसारित होता था उसकी हमारे पास थे संपादक। वहीं हम कर्मवीर पत्रिका की बात करें तो 17 जनवरी 1920 को माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा इसको जबलपुर से प्रसारित किया जाता था। रतौना सत्याग्रह जो हुआ था कसाई खाना की वजह से, उसके दौरान ये चालू की गई थी। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट सादत खान एवं वंश गोपाल वंश संबंधित निम्नलिखित में से किस स्थान पे थे? तो सिलावट जो है भागीरथ सिलावट ये थे इंदौर से। इन्होंने इंदौर रेसिडेंसी पर हमला किया था उनके साथ ही। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आनंद सिंह श्याम और धनबाई कलाकारों धैनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो अगर हम बात करें श्याम तो जब भी हमारे पास जनगण सिंह श्याम बोले या व्योम ऐसा हमारे पास सरनेम आता है तो ये गोंड चित्रकला जो कि हमारे पास नोडोरा और डिंगना जो चित्रकला है उससे संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। पिथौरा चित्रकला की बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? भील जनजाति से रिलेटेड हो जाएगी, जिसमें कि हमारे पास भूरी बाई को पद्मश्री प्राप्त हो चुका है। निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगी एवं उनकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण किया है? तो इसकी बात करें अल-बरूनी की तो ये हमारे पास उन्होंने विवरण किया है कलचुरी शासक का। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अगर हम बात करें तुलसी शोध संस्थान की तो ये हमारे पास देखने को मिलता है उज्जैन में। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सुमेलित नहीं है, बाकी हमारे पास सभी सुमेलित है। धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? तो धर्मराजेश्वर मंदिर जो है मंदसौर में है और मंदसौर दशपुर का पुराना नाम है। मंदसौर का पुराना नाम दसपुर है। बेशनगर की बात करें तो ये विदिशा का है और माहेश्मती की बात करें तो ये महेश्वर का है और अवंती तो सभी जानते हैं उज्जैन का पुराना नाम है। धर्मराजेश्वर मंदिर जो है इसमें 12 जुलाई को जो एपी का एग्जाम होता है उसमें पूछा भी गया था ये क्वेश्चन। तो ये कहाँ से संबंधित है? मंदसौर से संबंधित है। होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।